तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 लिंक दिए हैं। पहले बात तो एक प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें मैं सारी वीडियोज़ ये डाल रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ। दूसरा मैंने टेक्स्ट बुक का लिंक दिया है, जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब पढ़ाई जो करते हो आप अपनी किताब से पढ़ते हो, जो भी कहते हो, जैसे भी पढ़ते हो वो सब ठीक है। पर टेस्ट ऑनलाइन देना ज़रूरी है ताकि आपका टाइमिंग बेहतर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और यहाँ पे हमने क्या किया है, रेलवे ग्रुप डी का अपना पेपर सॉल्व करवा रहे थे। और यहाँ पे चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ये देखिए इस सेट का ये दूसरा पार्ट है। सब भाई टाइटल डिस्क्रिप्शन में लिख के रखता हूँ, थंबनेल में आप देख ही सकते हो कि क्या चल रहा है। बाकी शुरुआत करते हैं कि यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो उसके बारे में कौन-सा कथन सत्य है? देखिए जो 4 से विभाज्य होती है संख्या, उसमें देखो याद रखो कि अंतिम 2 अंकों से बनी जो संख्या होती है उसको 4 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 5, 3, 2, 6 और 2, 0 ऐसा कुछ बड़ी स संख्या है। अगर पूछा जाए कि 4 से कटेगी कि नहीं, तो हमको पीछे का 2 अंक देखना है कि ये जो संख्या दिखाई दे रही है, जैसे कि 20 दिखाई दे रही है, तो 4 पंचे 20, ये 4 से कट जाती है, तो ये संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। यही अपना नियम होता है। तो अगर आप न नियम याद रखेंगे तो सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी। ठीक? ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से कि क्या होता है जब पादपों यानी कि पौधों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है? तो भैया पादपों का स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाता है, ठीक है? उनके पास जो स्टार्च होता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो बिंदु नहीं होती हैं, सीधी रेखाएं बिल्कुल नहीं होती, खुले पास नहीं होते, ये बंद वक्र या फिर बंद पास कह सकते हो। बंद वक्र कह दो या बंद पास कह दो, चल जाएगा, ठीक है? बंद होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी क्यू आर एस टी यू वी एक परिवार के 6 सदस्य हैं। एक रेस्टोरेंट में एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो चलो बिठा देते हैं, आइए बिठाने का प्रयास करते हैं। हम 6 लोगों को बिठाने के लिए हम ऐसे ही ये जब ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं तो 6 लोग आराम से इसमें बैठ जाते हैं। अब कह रहे हैं यू एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यू जो बैठा है एस के बाईं ओर, एस पहले बना दो, उसके बाईं ओर यू को ठीक बगल में बिठा दो। वी क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर और यू के ठीक बगल बैठा है। जो वी है, पहली बात तो वी जो है वो यू के ठीक बगल बैठा है, ये बात समझो। वी बैठ गया यहाँ पे और ये क्यू के बाईं ओर, और क्यू यहाँ पे बैठेगा। हाँ, क्यू यहाँ पे बैठेगा, क्यू के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे वी बैठा है। एकदम सही सटीक खाया है खाना भाई। वी क्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा, ठीक है। आर एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। जो आर है वो एस के दाहिनी ओर पहले, दूसरे स्थान पर यहाँ पे आर बिठा दो, ये हो गया। अब कह रहे हैं यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, यू के बाईं ओर देखो दूसरे स्थान पे ये खाली इसमें कौन छूट गया जो यहाँ पे रखना था? हाँ, टी छूट गया है, टी को रखना था, तो टी अपना सही जवाब हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, ईज़ी है। मुझे अब वीडियो बनाते-बनाते ये बैठक व्यवस्था भी अब ईज़ी होती जा रही है। मेरे ख्याल से मैं एग्ज़ाम में इसको जल्दी से कर पाऊँगा। आमतौर पे मैं छोड़ देता था, लेकिन आपको यही प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो पाएँगे। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? लगातार प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक प्रश्न को बार-बार प्रैक्टिस करना, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे आपको सीरीज़ दिखाई दे रही है। तो आइए सीरीज़ में देखते हैं कि क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए सुनो, 6 से देखो यहाँ पे जो 16 दिखाई दे रहा है, मुझे 4 का वर्ग दिखाई दे रहा है, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, 7 से 49 होना चाहिए, ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है 1 अंक पे दशमलव लगेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये 8 8 64 99 81 हो रहा है। मतलब सिंपल है यार, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस डेसिमल लगा हुआ है। बस वो क्या बोल और कुछ है ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि कथन निष्कर्ष से अपने पास है। देखते हैं। इसपे हम चलिए पहले समझते हैं कथन निष्कर्ष में क्या-क्या दिया गया है भाई। कहा गया है कि कुछ पशु पौधे हैं। देखो भैया कुछ ये पशु हो गए जो कि पौधे हो गए, उसके साथ कुछ हिस्सा मिल गया। ये हो गया पशु, ये हो गया पौधे, हमने बना दिया। दूसरा क्या है कि कुछ पौधे पक्षी हैं, जो पौधों का कुछ हिस्सा है वो पक्षी के साथ सम्मिलित है। यहाँ पे हम पक्षी हमने बना दिया, कुछ गंदा ही बनाया है पर ठीक है चल जाएगा। कोई बतख पशु नहीं है, पशु के अंतर्गत नहीं आ रहा है कोई भी बतख। बतख का मतलब एक अलग ही सर्कल बन जाएगा जो टच नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये बतख हो गया। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं। कुछ बतख पक्षी हैं, बतख का कुछ हिस्सा पक्षी के साथ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, जिस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है? अगर ये कह रहा है तो गलत है, और कह रहा है नहीं है तो भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे बतख और पशु के बारे में कहा गया है, ना कि पक्षी से उससे कोई रिलेशन है, तो वो तो गलत है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा देखेंगे, कोई पक्षी पशु नहीं है, कोई भी पक्षी जो है वो पशु नहीं है, ये भी गलत है भैया। ये देखो दोनों एक ही घेरे के अंदर जब शामिल होते हैं, तो वो मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, तो इस वजह से ये गलत है। अगर ये कह रहे हैं नहीं है, तो मिल सकते हैं, ठीक है? तो भी गलत हो जाता है। और जैसे कुछ पशु-पक्षी हैं, ये कह रहा है पशु-पक्षी हैं, तो ये अलग भी रहते हैं भाई,
तो ये भी गलत बात है। मतलब कुछ भी कहो, गलत तो गलत ही है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि कोई निष्कर्ष यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखो, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, तो ये अपना सही जवाब हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न है कि 1930 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ये किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संस्था या निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय में व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो तहसील परिषद इसमें नहीं शामिल है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति ये इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि मैथ का प्रश्न है और उसमें ढेर सारी डिटेल दी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी के समांतर है। देखिए, पहले बात एक त्रिभुज बना देते हैं। ये देखो, एक त्रिभुज बन गया है, लगभग बन ही गया है, बहुत गंदा बना है, तो इस वजह से इसको मिटा के दोबारा बना लेते हैं। कोशिश तो की है। यहाँ पे ऊपर ए रखते हैं, नीचे बी रखते हैं, यहाँ पे सी रखते हैं, और यहाँ पे बी सी के समांतर डी ई था, तो डी ई हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखें, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डी है वो ए बी पर स्थित है, वो तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिखाया है। ठीक, और कह रहे हैं ई ए सी पर है, यहाँ पे देखिए हमने दिखाया है, तो वो तो सही है। तथा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनुपात दिया गया है, किसका दिया गया है? ए डी और डी बी। ए डी का यहाँ पे 2 कहा गया है, डी बी का हम कहा गया है 5, तो ए डी और डी बी का हमने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए एसी दिया गया है, एसी यहाँ से यहाँ तक पूरा दिया गया है, वो दिया गया है 4.8। तो हमसे ए ई यानी ये छोटा वाला हिस्सा, इसके बारे में पूछ रहा है, हम इसको एक्स मान लेते हैं। देखिए, नीचे वाले हिस्से को हम वाई नहीं मानेंगे, हमको 8.4 माइनस एक्स मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरा तो हमको 4.8 पता है, उसमें से एक्स से ऊपर वाला जो एक्स माने हैं वो घट जाएगा, तो 4.8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मामला ये होता है कि जब ये समांतर होती है तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, मतलब कि 2/5 के बराबर, जैसे ऊपर से नीचे लिया वैसे एक्स से इसको लेंगे, x/8.4 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा। तिरछा गुणा करा देंगे, इसका इधर कराएंगे। ठीक है, तो अपना 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8 और दूनी 16, इतना मिल गया, और माइनस 2x हो गया, इसका उधर गुणा होकर के कितना मिल गया हमको? 5x मिल गया। ये इधर जाके जुड़ जाएगा, तो हमको कितना मिल जाएगा? 7x मिल जाएगा, और यहाँ पे 16.8 दिखाई दे रहा है। 7 से सीधे सीधे काट देंगे, 7 दूनी मिल जाएगा 14, बचेगा कितना? 2, 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी एक्स की वैल्यू इतनी मिल गई, 2.4। और देखो, ए ई के बारे में हमसे पूछ रहा था, ए ई को हमने एक्स माना था, एक्स की वैल्यू 2.4 मिली, इस वजह से 2.4 ही अपना उत्तर है। तो इस प्रकार से हमने अपना प्रश्न का उत्तर निकाल लिया है। और ये सिंपल सा एक, भाई हाई स्कूल मैथ अगर आप पढ़े होगे तो उसमें यही सेम चीज़ें होती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट, फिलामेंट जो उसमें चमकता है ना, जो अपना विद्युत बल्ब होता है, आपने ऐसा वाला देखा होगा, ऐसा वाला, ये इसमें जो ये चमकता रहता है, ये जो होता है वो किसका होता है? तो ये टंगस्टन का होता है। नाइक्रोम से हीटर वाला बनता है, हीटर का तार बनता है नाइक्रोम से, टंगस्टन का बनता है विद्युत बल्ब, सोना और तांबा इसमें यूज़ नहीं किया जाता है ऐसे वाले में। ठीक, टाइमिंग देख के बताते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है। मैं सोच रहा हूँ ये किस पूछ रहा है, ये तो छोटे बच्चे वाला सवाल है। ये अभी 1:20 हो रहे हैं, दोपहर वाले पीएम देख रहे हैं, तो 48 मिनट बाद, सॉरी 58 मिनट बाद कितना बजेगा? तो भैया 1:20 अगर हो रहे हैं, 1:20 अगर हो रहे हैं, तो अभी इसको 2 बजने में 40 मिनट बाकी हैं, तो 40 मिनट बाद ये बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे, और वो पीएम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें से 40 घटाने के मतलब 40 हमने जो अलग किया है, उससे ये पता चल जाएगा कि अभी हमारे पास 18 मिनट बाकी है, और वही 18 मिनट जुड़ जाएंगे, तो 2:18 पीएम हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, तो 2:18 पीएम। ठीक, तो ये सिंपल सा एक प्रश्न था जो पूछा गया समझ में आने के लिए। टाइमिंग आपको कितना आता है अच्छे से, तो वही सब ज़रूरी है। देखिए, ये मैंने प्रोसेस पूरी बताई, प्रोसेस से आप क्या चलेंगे तो कभी गलती नहीं हो पाएगी। तरीका क्या होता है? प्रोसेस को समझना, गलती ताकि कभी ना हो पाए। कोई भी कुछ कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, गलती ना हो, तो वो ज़रूरी होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन में घोलने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को सही संतुलित समीकरण है, इनमें से कौन सा सही संतुलित समीकरण है? सबसे पहले बात तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सब में सही है। ओके, अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH भी अपना सभी जगह पे सही है। अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 NaCO3 ये गलत हो गया भैया, NaCO3 ये गलत हो गया, NO2CO3 ये अपना सही जवाब है। ठीक, बाकी H2O तो सभी जगह अपना है ही। तो अभी क्या है कि ये दोनों गलत हो चुके हैं, क्योंकि Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक, ये दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों में कह रहे हैं, एक तो पहले बात तो संतुलित भी चाहिए ना, संतुलित करने के लिए अपना यही देख लो, ऊपर वाले में देखो, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम 4 दिया गया है, तो यही संतुलित नहीं है। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे देखो सोडियम 2 है, ये संतुलित है, तो ये चौथा वाला विकल्प अपना सही है।
इसमें आपको बस 2 चीज़ याद रखना है क्या, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, ना कि NaCO3 होता है, ये गलत हो गया। ओके, और संतुलित करने के लिए फिर देख लो कौन सा सही हो रहा है, क्योंकि भाई इतनी बात ये है, समझने वाली बात ये है कि इन दोनों में भी संतुलित वाला हो सकता है ना, पर आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड CO3 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, और पानी H2O होता है। अब NaCO3 जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट नहीं है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अगला वाला प्रश्न देखते हैं। अगला वाला प्रश्न में हमारे पास है कि ABCDE 6 है ना, 6 लोग हैं, अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। वही अपना नीचे वाले को 1 कहते हैं, उससे ऊपर वाले को 2 कहते हैं, सबसे ऊपर वाले को 6 कहते हैं। ये तो सामान्य सी बात हो गई। ए मंजिल क्रमांक 5 पर रहता है, तो भैया 5 नंबर पर ए रहता है, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमने ए को यहाँ पे बिठा दिया। ठीक, और अगर हमें दूसरी श्रृंखला की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 1 2 3 4 5 6 वो उसमें भी हम रखेंगे। फिलहाल हमको देखो, जब तक हमें ज़रूरत ना पड़े तब तक हमें इसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, वो तो मैंने लिख दिया। ए और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, ऊपर की तो ओर सी रह नहीं पाएगा, सी को नीचे ही रखना पड़ेगा ताकि बीच में 2 लोग, ये 4 और 3 वाले रह सकें। ठीक, हो गया। ना तो डी और ना ही बी सबसे ऊपर मंजिल पर रहते हैं। तो डी और बी ऊपर नहीं रहते हैं भैया। अपने पास कौन थे? देखो ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, ये थे। ए और सी हो चुके हैं, डी और बी नहीं रहेंगे, ई और एफ बच रहे हैं, 2 लोग बच रहे हैं ऊपर रहने के लिए। ठीक है, वो देखा जाएगा। ऊपरी मंजिल पर रहते हैं, तो मतलब ये डी और बी नहीं रहते हैं। ई सी के ठीक नीचे रहता है। ई जो है भाई साहब सी के ठीक नीचे रहता है, तो बच गया एफ जो सबसे ऊपरी मंजिल पे रह सकता है। ये हो गया भाई। बी एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता। बी सम पे नहीं रहता, तो बी को विषम पे रख दो, और सम पे फिर डी को रख दो। हो गया। मंजिल क्रमांक 3 पर कौन रहता है? 3 नंबर पे दी दे रहा है बी, तो बी अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक, सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे हमको दूसरी वाली सीरीज बनाने की ज़रूरत भी नहीं बनी, अपना काम एक में हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। अगला क्वेश्चन है कि ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? तो इसी दिन यीशु मसीह मृत से मृतता मतलब फिर से जी उठे थे। इस प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। ओके, ईस्टर इसीलिए होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सरल कीजिए, इसको सिंपल सा सरल करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ऑफ माने गुणा होता है, ठीक है? तो ये 45 गुणित 3 हो जाएगा, और ध्यान दीजिए भाग 5 ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ये बात होती है कि ऑफ माने गुणा ये पहले करना होता है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा ट्रिक है। गुणा करके भाग करोगे, इससे अच्छा है भाग कर लो। 5 5 9 45 होता है, 9 9 त्रिक 27। जो 27 मिला तब भी वही मिलता जब वो ना करते, मतलब कैसे भी करते तो भी यही मिलता, ठीक है? अच्छा ठीक है, ये छोटे कोष्ठक का काम हो गया। अब मझले कोष्ठक की बारी है। मझले कोष्ठक में आप देख सकते हैं 31 माइनस 27 हो रहा है, ठीक है? 31 में से 27 जब घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 4। अब बड़े कोष्ठक की बारी आ चुकी है। बड़े कोष्ठक में सब कुछ आ जाता है, जिसमें 65 है, फिर ये प्लस बना हुआ है, गुणित 4 है। तो पहले गुणा करना पड़ेगा। 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 को इसमें जोड़ देंगे, 6 5 11 से लगे 5 6 1 7 1 8 81 हो जाएगा। तो 81 अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पहले गुणा कराने के बजाय मैंने जो ऑफ वाला बताया कि गुणा ना कराओ, उसके पहले भाग कर दो, छोटी हो जाए संख्या, फिर गुणा कर लेंगे तो भी सेम उत्तर मिलेगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सी 5G नेटवर्क प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी है? तो एयरटेल। एयरटेल अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है अपना कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष आइए चलिए बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले तो कह रहे हैं सभी पेड़-पौधे हैं, तो भैया हमने पेड़ बना दिया और उसको पौधों में अंदर रख दिया। तो ये जो हो गया अंदर वाला पेड़ हो गया, पेड़ ऊपर वाला पौधे हो गया, ठीक है? सभी पत्ते पेड़ हैं, सभी जो पत्ते हैं वो पेड़ हैं। जो भी सभी पत्ते हैं वो पेड़ के अंदर हैं, तो ये अंदर डाल देते हैं हम इसको, पत्ता लिख देते हैं, ये पत्ता है, ठीक? अगला है सभी हरे पत्ते हैं, जितने भी हरे हैं वो सब पत्ते हैं। अच्छा, इसके अंदर और शामिल होगा? अरे भाई साहब, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलो ठीक है, इसके अंदर घुसा दो। अब ये जो है ये हरे हो गए। चलो बढ़िया बन गया अपना तो। आइए देखते हैं, सभी पौधे हरे हैं। क्या है? सभी पौधे हरे हैं? नहीं, पौधे हरे के अंदर नहीं है, हरे पौधे के अंदर है, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा, सभी पेड़ पत्ते हैं। सभी जो पेड़ हैं वो पत्तों के अंदर है। ना, ना, पत्ता तो उसके अंदर है यार, तो ये वाला भी गलत हो गया, उल्टा हो रहा है। कुछ पौधे पत्ते हैं, कुछ जो पौधे हैं वो पत्ते हैं,
हाँ, पौधों का कुछ हिस्सा पत्तों में शामिल है, एकदम सही जवाब है। ये वाला एकदम सही है। तो तीसरा निष्कर्ष अपना जो है पालन कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि केवल तीसरा निष्कर्ष पालन करता है, तो ये सही जवाब है। तो देखो यार कितना ज़्यादा कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो ये देखते हैं इनमें क्या है कि सभी बिल्डिंग सीमेंट है, जितने भी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग हो गई, ये सीमेंट के अंदर हो गई। ये हो गई बिल्डिंग और ये हो गया सीमेंट। ठीक है, बहुत गंदा लिखा है पर काम चल जाएगा। सभी सीमेंट पाउडर है, जितने भी सीमेंट हैं वो पाउडर है, पाउडर के अंदर है। तो ये पाउडर हो गया, पाउडर। और क्या है, सभी पाउडर डिटर्जेंट है, सभी पाउडर जो है और ऊपर बड़ा वाला बन गया, ये हो गया डिटर्जेंट, डिटर्जेंट। ठीक है, चलो बन गया जो भी बन गया। चलो निष्कर्ष देखते हैं कि सभी पाउडर बिल्डिंग है, सभी पाउडर बिल्डिंग, बिल्डिंग तो बहुत अंदर है, उल्टा हो रहा है, तो ये गलत हो गया। और कुछ डिटर्जेंट सीमेंट है, डिटर्जेंट का कुछ हिस्सा सीमेंट है, बिल्कुल सही जवाब है। ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। डिटर्जेंट तो पूरा बड़ा वाला है ना, उसके अंदर सीमेंट है, तो कुछ डिटर्जेंट सीमेंट है, दूसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना देख भी सकते हो, ये पे केवल दूसरा निष्कर्ष पालन करता है, बस सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार संगत ऊंचाई के दोगुने के बराबर है। तो भैया एक त्रिभुज बना देते हैं, ये ऐसा वाला समकोण त्रिभुज बना दो या फिर कोई ऐसा त्रिभुज बना दो जिसमें ये ऊंचाई हो जाए, दोनों एक ही बात होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात ये कह रहे हैं कि इसका आधार ऊंचाई का दुगुना है, ऊंचाई यक्स मान लो, उसका दुगुना 2 यक्स हो गया अपना आधार। तो त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 1/2 आधार अपना 2 यक्स गुणित ऊंचाई यक्स, ये दो दो कट जाएगा और यही बचेगा 81 के बराबर। तो यक्स स्क्वायर बराबर 81 हो रहा है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, सही बात है 9 हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहे हैं, ऊंचाई पूछ रहे हैं। ऊंचाई क्या है, एक्स है, एक्स क्या है, 9 है, 9 क्या है, उत्तर है। बस सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, एक द्विघात समीकरण कौन सा है जिसका मूल m और n है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए एक्स स्क्वायर होता है, माइनस रहेगा मूलों का योगफल, यानी m प्लस n होगा, x लगेगा, और प्लस एम एक्स रहेगा, सॉरी एम एन रहेगा, x नहीं रहेगा। तो ऐसा कौन मिल रहा है, तो देखो पहला वाला गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आगे प्लस लिया गया, हमने कहा कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए। चलो यहाँ पे माइनस है, आगे चलते हैं, यहाँ पे भी माइनस दे दिया, लेकिन हमने कहा दूसरे वाले में माइनस नहीं प्लस होगा। अब यहाँ पे देखो ये सेम टू सेम मिल रहा है। चौथे वाले में क्या अंतर है, यहाँ पे बीच में माइनस दे दिया एम और एन में, जहाँ पे यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तो ये माइनस दे दिया था, इस वजह से तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें क्या दिखाई दे रहा है कि अरुण ने 1710 रुपये में 38 किलो चावल खरीदे और उन्हें 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच देता है, तो 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो इसमें करना ये है कि अगर वो विक्रय मूल्य 8 किलोग्राम के लाभ पर बेच रहा है, तो आपको ये मान के चलना है कि 1 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक, अब मामला ये है कि उसने 38 किलो चावल खरीदा है तो 38 किलो बेचेगा। 1 किलोग्राम बेच रहे हैं 100 रुपये पे, तो 38 किलोग्राम बेचेगा 38x पर, इतने पे बेच दिया, बराबर खरीदा कितना था 1710 में। ये क्यों बराबर कर रहे हैं हमें बताते हैं, थोड़ा रुको सब्र करो। देखो ये है इसका सेलिंग प्राइस, समझ में आ गया, ये है इसका कास्ट प्राइस, समझ में आ गया। कास्ट प्राइस में क्या जोड़ा जाए कि सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाए, जब प्रॉफिट हो रहा है तो आप कहोगे प्रॉफिट जोड़ा जाए। प्रॉफिट कितने किलोग्राम का लाभ हो रहा है, 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 8 किलोग्राम में विक्रय मूल्य से गुणा करो, तो 8 किलोग्राम का लाभ में उसका एक्स से गुणा कर दिया, तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य का लाभ और उसका क्रय मूल्य जोड़ करके विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। यही 8x यहाँ पे आके घट जाएगा, तो 30x बचेगा, जो 1710 के बराबर रहेगा। जीरो एक कट जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 3 से 21, एक्स बराबर मिल जाएगा 57। तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम चावल का दाम। लेकिन आप कहोगे विकल्प में तो नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा है 5 किलोग्राम चावल का दाम ना, तो 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 5 से गुणा करो, 5 सत्ते 35, 5 हाथ से लेके 3, 5 में 25, 3 38, सॉरी 28, 28, 28, तो 285, 285 हो गया अपना, ये इसका मतलब 5 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस। ओके, तो यही आंसर हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगला वाला क्वेश्चन इतना लंबा सा दिया गया है और उसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले तो यहाँ पे अपना कोष्टक वाला हल करेंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 से तुरंत डिवाइड कर देंगे, 12 6 72, तो क्या मिल जाएगा 6। थोड़ा सा दूर लिखते हैं, 6 प्लस यहाँ पे ये 42 42 हो जाएगा। अब देखिए 42 यहाँ तक तो हो चुका है, इसके आगे प्लस 9 है, तो प्लस 9 लिख लेते हैं। ये माइनस है, माइनस लिख लेते हैं, 2 से भाग कर दिया तो कितना मिल जाएगा, 2 3 6, तो 3 मिल जाएगा। आगे देखेंगे माइनस लिखा है, माइनस हो गया, फिर 5 हो गया, और फिर ये प्लस है और यह तो गुणा कर रहे हैं, तो छात्र 18 हो गया।
अब सिंपल सा यहीं जो घट सकता है घटा लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे 5 में से ये 3 घटा लो तो 2 बचेगा प्लस में। 18 में से ये वाला -9 घटा लो तो बचेगा 9 प्लस में, ठीक है। तो ये 9, 2, 11 हो गया। 11 और 6 17 हो गया। 17 इसमें जोड़ दो भई, 7 2 9 हो गया, ये 5 हो गया। 59 अपना सही जवाब हो गया। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि रेस्टोरेंट एक्स ने पिछले महीने बर्गर की तुलना में अधिक पिज्ज़ा बेचा, यानी पिज्ज़ा ज़्यादा बेचे हैं। निष्कर्ष एक, पिज्ज़ा बर्गर से बेहतर होता है ना भाई, ये तो कह पाना मुश्किल है हमारे लिए। मुश्किल क्या मतलब, कथन से ये रिलेट नहीं कर पा रहा। दूसरा क्या है, रेस्टोरेंट एक्स में बर्गर की तुलना में पिज्ज़ा खरीदारों के बीच अधिक लोकप्रिय प्रतीत होता है। ज़ाहिर सी बात है, पिज्ज़ा ज़्यादा अगर लोकप्रिय है तो वही ज़्यादा खरीदा जाएगा। तो ये दूसरा कथन निष्कर्ष जो है अपना पालन करता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे देखेंगे दूसरा निष्कर्ष पालन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक अगर 2.42 है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है अपवर्तनांक n बराबर c/v, सॉरी बटे के निशान बनाना अच्छा सा, c/v। अब c क्या है? y में प्रकाश की चाल या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल, v उस पदार्थ या फिर जैसा हीरा दिया गया था हीरे में प्रकाश की चाल, n होता है अपवर्तनांक। ये 2 हमने 4 यहाँ पे रख दिया और c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको पता ही है, बटे v को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ बटे अपना 2.42। ये 2 अंक पे जो ये दशमलव हटा देंगे तो 2 अंक पे यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है? ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, 2 अंक पे दशमलव तो 2 जीरो 300 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से 300 को काट देंगे 150 आ जाएगा। अब अगर इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 121 से 150 में अगर हम भाग करेंगे तो कितना होगा? मेरे ख्याल से एक बार ही जाएगा, ठीक है? एक बार जाएगा। तो यहाँ विकल्प में आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने चौथे विकल्प को सही माना जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो हम कहेंगे कि रेलवे वालों से ये गलती हुई है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे तो इस जिस भी स्टूडेंट का ये पेपर है उन्होंने भी ऑप्शन ए को चूज़ किया है, यानी पहला वाला विकल्प जो है वही अपना सही जवाब है। अपन भाग करेंगे 121 से 150 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 121 आएगा, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 2, कट गया। तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा। कितनी बार जा रहा है? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 बार जाएगा, ठीक? तो 12 दूनी 24 यानी कि इतना मिल जाएगा, 242 मिल जाएगा। और भी जाएगा तो 1.2 करके 1.24 करके ये पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब हो रहा है। रेलवे वालों ने भी गलती की है यहाँ पे। तो आज मुझे पहली बार दिखाई दिया है ऐसा कुछ खतरनाक चीज़, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूले पे ही सब कुछ बेस्ड है भई। वो सही हो जाएगा, अपना फार्मूला याद रहेगा तो अपन सब सही कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प निकटतम मान को दर्शाता है? निम्न समीकरण के प्रश्न के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? देखो इसमें करना क्या है वो समझेंगे। इसमें बहुत भारी-भारी सा चीज़ें दी गई हैं, लेकिन ये क्या है 29.99 ये लगभग 30 के बराबर है, ठीक है? प्लस ये 15 के बराबर है। ध्यान देंगे जो जिसके बराबर लगभग दिखाई दे रहा है वही हम लिख लेंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। ये किसके बराबर है? ये 45 के बराबर है। गुणते ये 15 के बराबर है, ठीक? अब डायरेक्ट गुणा करा दो, इनको जोड़ दो, 15 तीस ये 45 हो जाएगा, प्लस इनको गुणा करा दो तो 15 पच्चीस 75 के 5 से लगे 7, 15 चौके 60 7 67 ऐसा हो जाएगा, ठीक है? इनको जोड़ देंगे 5 5 10 के 0 यहाँ से लगे 1, 7 4 11 1 12 के यहाँ से लगे 1, अच्छा 1 7 720 आ रहा है तो 720 अपना सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे करना है इस प्रश्न को, ठीक है? समझ में आई बात? ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? देखो भैया मैं आपको अवतल दर्पण बना के दिखाता हूँ। ऐसा एक अवतल दर्पण होता है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे एफ मतलब फोकस होता है, यहाँ पे सी मतलब वक्रता केंद्र, ये जो वक्रता केंद्र कहा जा रहा है, ये जो फोकस कहा रहा है, ये जो ध्रुव कह रहा है ध्रुव यहाँ पे पी होता है। ये देखो ये जो कटान बिंदु दिखाई दे रहे हैं वही अपना पी होता है। यहाँ पे नहीं पी होता है, ध्यान दीजिएगा, वो लिखने के लिए अपने पास जगह नहीं है। बिंदु तो यहाँ जहाँ पे लेंस का बीचों बीच वाला हिस्सा, दर्पण का जो बीचों बीच वाला हिस्सा वहाँ पे होता है पी। तो भाई बात ये होती है कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब होता है वो फ़ोकस पे बहुत छोटा बनता है, ठीक है? हमको छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त करना है, छोटा प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है आप देखो, छोटे प्रतिबिंब के बारे में पूछ रहा है। और जब थोड़ा नज़दीक लाते हैं तो थोड़ा दूर बनता है लेकिन छोटा ही बनता है। और जब यहाँ वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वक्रता केंद्र पे बनने लगता है लेकिन बराबर हो जाता है। तो वक्रता केंद्र से दूर जब तक रखा जाता है तब तक छोटा बनता है और जैसे ही वक्रता केंद्र पे रखोगे तो बराबर हो जाएगा, उसके नज़दीक लाओगे तो धीरे-धीरे बड़ा बनना शुरू हो जाता है।
तो कुल मिला के वक्रता केंद्र वाली बात है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र से परे, परे का मतलब दूर, परे का मतलब होता है दूर, वक्रता केंद्र से दूर, यानी कि वक्रता केंद्र से पीछे और कहीं पे भी रख दोगे तो वो छोटा ही बनेगा। तो इस वजह से दूसरा ऑप्शन अपना सही जवाब होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहना है वही चयन कीजिए। चयन करने के लिए हम थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या है प्रश्न में। देखिए 7 से 40 हो रहा है, 9 से 50 हो रहा है, 12 से क्या होगा। तो ये हमने सोचा 7 से 49 में 9 घट जाएंगे, लेकिन 9 9 81 में फिर घट नहीं पाएगा, फिर मामला ही गड़बड़ा गया। फिर हमने सोचा कि 7 पचे 35 होता है, 7 में अगर 5 से गुणा कर देंगे तो 35 मिल जाएगा, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमको 40 मिल जाएगा। फिर हमने सोचा 9 में कर लेते हैं, 9 पचे 45 होता है, उसमें फिर 5 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, सही चल रहा है। फिर 12 पंचे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, उसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो उत्तर मिल गया हमें, उत्तर हमें मिल गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास है कि निम्नलिखित 3 अक्षर वाले 5 शब्दों में प्रश्न के आप शब्द आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ये अपना शब्द दिखाई दे रहा है। इसमें कह रहे हैं यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पिछले अक्षर से, उसके ठीक पिछले नहीं पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार बनने वाले कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर होगा। नोट एस को जेड में बदला गया है, ए को जेड में बदला गया है, ए को उसके पिछले वाले जेड में बदला गया है, ऐसा ये कहना जा रहे हैं। तो ठीक है, जैसे एम, एम के पहले क्या आता है, एम होता है 13, 13 के ऊपर पहले 12, एल होता है, एल एम, ठीक है। ए को जेड में बदला गया है, वाई को एक्स वाई, ठीक है, एक्स हो जाएगा, ठीक। जे, अगर आप ए बी सी डी पहले से लिख के रखे रहेंगे पूरा ना, तो याद करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। मैं इसीलिए कहता हूँ बार बार कि ए बी सी डी पूरा लिख के रखो। अब मैं स्क्रीन पे लिख नहीं सकता ना बार बार, इस वजह से मैं याद याद कर कर ही दिखा रहा हूँ। अब जैसे जे है, जे से पहले क्या आ जाता है भैया, जे होता है 10, और उससे पहले आ जाता है आई। यू से पहले क्या होता है, टी होता है, हो गया। और जी से पहले क्या होता है, एफ, ये होता है। टी से पहले एस होता है, ई से पहले डी होता है, एन से पहले यहाँ पे एन से पहले एम होता है, एम एन, ठीक। अब एफ से पहले, यहाँ से एफ से पहले ई एफ, ई होता है। ओ से पहले ओ होता है 15, 14 पे कौन होता है, अपना एन होता है। आर 18 होता है, उससे पहले आर, आर से पहले पी, आर 18, 17, 17 क्यों होता है, सॉरी, अपना याद करना पड़ रहा है थोड़ा, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। सी से पहले होता है बी, ए से पहले होता है जेड, एन से पहले होता है एम, एम एन, हाँ ठीक है। अब हमको यही खोजना है कि कितने शब्दों में कम से कम एक स्वर है। इसमें कोई स्वर है ना, इसमें कोई स्वर है हाँ एक है, इसमें कोई है ना, इसमें कोई है हाँ, इसमें कोई है ना, तो कितने लोग मिले, 2 लोग मिले हैं, ऐसा हो गया मामला। और अगर आपने ए बी सी डी ऐसे करके एक रफ कॉपी जो आपको एग्ज़ाम देने जाएंगे, एक पेपर सीट मिलती है, उसमें अगर ए से जेड तक आपने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही लिख डाला, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। और जो मैंने सोच सोच के इनको लिखा है, तो आप देख देख के लिख लेंगे, तो कोई इसमें चीटिंग नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता किस स्तर के पोषी होते हैं। देखो, जो पहले हम बता देते हैं, जो पहले पोषी होते हैं, ये होते हैं पेड़ पौधे। क्या होते हैं, पेड़ पौधे, या फिर जो भी होते हैं जो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाते हैं, वो प्रथम पोषी कहलाते हैं। दूसरे पोषी पोषी होते हैं, जो होते हैं कीट होते हैं। क्या होते हैं, कीट हो, सॉरी कीट ही नहीं, कीट, कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे बकरी हो गई, ठीक है, बकरी, ऐसे वो लोग भी इसमें आ जाते हैं, दूसरे पोषी में आ जाएंगे। तीसरे पोषी में आ जाएंगे अपने यही छोटे छोटे मांसाहारी, मांसाहारी आ जाएँगे, जैसे कि अपना गिरगिट हो गया, गिरगिट हो गया, बिच्छू हो गया, ये सब लोग छोटे मांसाहारी, या फिर मेढक हो गया, ये सब छोटे मांसाहारी होते हैं। तो ये तृतीय पोषी में आते हैं। और चौथे पोषी में जो इनको भी खाते हैं, जैसे बकरी को शेर अच्छा, बकरी को शेर खाएगा, इसमें आ जाएगा। और उन शेर मतलब अम, गिरगिट को जो खाएगा, गिरगिट को खाने वाला, मान लीजिए मेढक को खाने वाला साँप हो जाएगा, साँप इसमें आ जाएगा, ठीक। तो ऐसा वाला, तो अपना ये द्वितीयक देखिए, छोटे मांसाहारी मतलब द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए, जो पेड़-पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं। पेड़-पौधों को खाने वाले कीट या फिर बकरी जो होते हैं, कीड़े-मकोड़े जो बकरी होती हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता यही अपने छोटे मांसाहारी, जैसे गिरगिट, मेढक वगैरह, ठीक? तो ये तीसरे पोषी हो जाएँगे। समझ में आ गई बात?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि सीएनजी और एलपीजी के संबंध में कौन-सा कथन गलत है? कौन-सा कथन गलत है? तो भैया देखो, पहला वाला तो अपना सही ये बता रहे हैं, यही गलत है। पहले ये देख लेते हैं, सीएनजी और एलपीजी कार्बन कण नहीं होते हैं, हाँ, इनके दहन में कार्बन कण तो नहीं निकलते हैं, ये ऐसा कहा जाता है, मतलब सही बात है। दूसरा बात, एलपीजी और सीएनजी दोनों कार्बन आधारित ईंधन है, बिल्कुल, ये दोनों ही कार्बन आधारित है। कार्बन कण नहीं होते, कार्बन आधारित भी है। देखो भाई, एलपीजी और सीएनजी जो होते हैं वही अपनी लिक्विड पेट्रोलियम है ना, सब में पेट्रोलियम वाली मामला रहता है ना, तो वो कार्बन आधारित ही होते हैं, ईंधन होते हैं। कार्बन उसमें होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, डीज़ल, डीज़ल, पेट्रोल, ये सब हो गया, वही सब चीज़ें हैं। एलपीजी भी थोड़ा-सा, सीएनजी जो है, दोनों उसी मेन बेस तो वही होता है, लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट होते हैं, बस यही बात है। तो दोनों कार्बन आधारित होते हैं। सीएनजी और एलपीजी को स्वच्छ ईंधन के रूप में लेबल किया गया, तो बिल्कुल यहाँ से कोई भी कार्बन उत्सर्जन, कार्बन कण नहीं होते, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, इस वजह से स्वच्छ ईंधन इन्हें कहा जाता है। अब जैसे कि पहला है कि इसमें पाइप द्वारा घरों में पहुँचाई जाती है। भई, ये पाइप द्वारा घर में पहुँचाया जाता है एलपीजी, लेकिन हर जगह नहीं पहुँचाया जाता है। गैस सिलेंडर भी तो यूज़ होते हैं। एलपीजी भी पहुँचाया जाता है, एलपीजी शायद पहुँचाया जाता है कि कुछ और होगा, लेकिन सीएनजी तो बिल्कुल नहीं पहुँचाया जाता। सीएनजी गाड़ियों में डलता है, उसके लिए अपना सीएनजी गैस स्टेशन होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है? वो वाला मामला हो गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है कि यही वाला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव मूत्र में क्या होता है? तो इसका याद कर लीजिए भैया, ये वाला कि 95% 95% पानी, 2.5% यूरिया, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद, ऐसा होता है, ठीक? प्रश्न देखते हैं कि कहा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 4 लड़कों की आयु का योगफल 42 वर्ष है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है? तो भई देखो, आपको x मान के करना है, सबसे छोटा x का हो गया, ठीक है? उससे बड़ा वाला x प्लस 5 हो गया, उससे बड़ा वाला x प्लस 5, 5 10 हो गया, और उससे बड़ा वाला x प्लस 15 हो गया, ठीक है? 5-5 साल जोड़ते गए। ये चारों का x जोड़ देंगे तो 4x हो जाएगा, ठीक? और ये 15, 10, 15, 5, 20, 10, 30, यहाँ पे 30 हो गया, बराबर कितना? 42 के हो गया। 30 उधर जाके घर जाएगा तो 12 बच जाएगा, 4x के बराबर, 4 से काट देंगे तो 3 मिल जाएगा। ये x बराबर 3 हो गया, सबसे छोटा वाला हमने x माना था, ठीक है? तो 3 साल हो गया अपना इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई दूध वाला ₹50 प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है तो ₹200, ₹2000 का नुकसान। ₹60 प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है तो 1500 का लाभ। दूध, इसके द्वारा बेचे गए दूध की कुल मात्रा क्या है? दूध की कुल मात्रा मान लो x लीटर वो बेच रहा है। अब देखो, 60 के हिसाब से बेच रहा है तो 60x हो जाएगा उसका, सॉरी 6x मैंने लिख दिया है। तो 60x हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, ठीक? और 50 के दाम पे बेचेगा तो 50x हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। कुल लीटर एक्स है, 1 लीटर का दाम ₹60 है, तो एक्स लीटर का दाम 60x, और 1 लीटर का दाम ₹50, तो 50x दूसरे का। और इनका अंतर कितना होगा? भई, इनका अंतर होगा जो इनका पैसे का अंतर था। देखो, 2000 का नुकसान और 1500 का लाभ, इसका अगर अंतर लोगे तो जुड़ जाएगा। एक भैया माइनस में जा रहा है, नुकसान भी हो रहा है, एक प्लस में जा रहा है, तो ये 3500 का अंतर होगा भाई। याद रखना, इसको घटा के 500 मत लिख देना। समझदार लोग कम नहीं है धरती पे, और तुम भी समझदार मत बनो, ठीक है? तो 2000 नुकसान है और 1500 फ़ायदा है, तो दोनों का अंतर जोड़कर मिलता है, तो 3500 का हो गया। इसमें से घटा दोगे तो 10 एक्स मिल जाएगा, और 350 हो रहा है, ठीक है? 1 जीरो कट जाएगा तो 350, एक्स की वैल्यू 350 मिल जाएगी, यानी 350 लीटर उसके पास कुल दूध की मात्रा है। तो हो गया ये उत्तर। अगला प्रश्न है कि क्या है कि राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य तक हस्तांतरण भारत के किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है, और हस्तांतरण भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो राजा है वो विक्रम का पिता है। तो राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है। यानी कि राजा को अगर हम आर मान लें, तो विक्रम को वी मान लें, उसका 13 गुना, तो 13 वी हो गया। 10 वर्ष पश्चात राजा जो हो जाएगा वो 10 साल बड़ा हो जाएगा। विक्रम जो होगा वो भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। हो गया। 10 वर्ष पश्चात राजा की तत्कालिक आयु विक्रम की तत्कालिक आयु की 3 गुनी होगी। विक्रम का 3 गुना, यानी विक्रम में 3 से गुणा कर दो तो राजा के बराबर आ जाएगा। अब देखो, आर बराबर 13 भी यहाँ पे मिला है, इसी आर की जगह पे 13 भी रख देंगे, क्योंकि विक्रम की आयु निकालनी है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 13 भी। तो 13, सॉरी मैंने बहुत गंदा लिखा है, फिर से लिखता हूँ मैं। यहाँ पे 13 वी हो गया, ये 10 हो गया, बराबर 3 से गुणा कराएंगे तो 3 वी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो 10 वी बचेगा, इसको इधर ले जाके घटा देंगे तो 20 बचेगा। 10 से भाग कर देंगे तो 2 मिल जाएगा, यानी 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। विक्रम की आयु हो जाएगी 2 साल, ठीक है? और 13 से अगर गुणा कर देंगे तो राजा की भी उम्र मिल जाएगी, फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स का कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों
कि उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है, यानी प्रतिरोध बढ़ रहा है, यानी सबसे अधिकतम प्रतिरोध बाद में, सबसे कम वाले प्रतिरोध शुरू में। तो इसका जो सही क्रम होगा भैया चालक, जो चालक होते हैं वो सबसे उनका प्रतिरोध कम होता है, फिर उनमें कुछ धातुएँ मिलाई जाती हैं जिससे उनका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और विद्युत रोधक का प्रतिरोध तो बहुत ज़्यादा ही होता है भैया, उसमें बिजली चलेगी ही नहीं तो प्रतिरोध तो ज़्यादा होगा ही। तो ये तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक त्रिकोणमिति से है। अब देखो यहाँ वाला हिस्सा पहले देखो, ठीक? ये वाला हिस्सा हम देखेंगे, दूसरा हिस्सा पहले बाद में देखेंगे। देखिए इसमें 505 है तो 505 आप कॉमन ले लो, क्या ले लो? 505 को कॉमन ले लो, ठीक है? ये 1/cot बराबर जो होता है वो tan के बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस है 1/cos जो होता है वो sec के बराबर होता है, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस इसी के बारे में चर्चा करेंगे फिलहाल। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1। अब लेकिन चूँकि उलट ही गया है तो ये -1 के बराबर होगा, और ये -1 की वैल्यू जब इससे गुणा करेगी तो -505 हो जाएगा। समझ में आई ये बात? अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो tan दिया गया है इसका मान जो होता है, देखिए 15 ऐसे ही रहेगा, tan का मतलब होता है sin अपॉन cos होता है। यहाँ पे cos एक ऊपर दिया गया तो cos ऊपर लिख देते हैं, एक sin नीचे दिया गया तो sin लिख देते हैं। sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 15 के लिए बच जाएगा, वो भी प्लस में। तो ये एक चीज़ माइनस में, एक चीज़ प्लस में है तो घट जाएगी। 5 में से 5 गया 0, हासिल ले लो भैया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 4। कौन बड़ा है? 505 बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, -490 अपना सही जवाब हो जाएगा। सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 6 दोस्त ABCDEF प्रत्येक की लंबाइयाँ अलग-अलग हैं। अब देखिए B F से लंबा है, जो B है वो लंबा है किससे? F से, तो F नीचे हो गया, लेकिन E से छोटा है, तो E से छोटा है तो E ऊपर हो गया। केवल एक व्यक्ति D से छोटा है, D से केवल एक व्यक्ति छोटा है, तो D दूसरे नंबर पे रहेगा, उसको बाद में देखेंगे। केवल 3 व्यक्ति C से लंबे हैं, C से लंबे केवल 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, C से लंबे केवल 3 व्यक्ति हैं। F सबसे छोटा नहीं है। अच्छा यार, काफ़ी लफड़ा वाला बात हो रही है। तो सी से अगर इसमें टोटल 6 दोस्त हैं ना, ठीक है। अच्छा, पहले बात तो 6 दोस्त हैं, तो यहाँ से देखो, एक व्यवस्था बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा बन गया। अब इसमें कह रहे हैं केवल एक व्यक्ति डी से छोटा है, तो डी से छोटा केवल एक व्यक्ति ऐसा रख दिया। केवल 3 व्यक्ति सी से लंबे हैं, सी से लंबे 3 व्यक्ति हैं, तो भैया सी से ऊपर वाला 3 रख दिया। एफ सबसे छोटा नहीं है, तो एफ नीचे आएगा ना, ये तीनों एक साथ सेट होंगे, यहाँ पे सेट हो जाएँगे। ई, बी, एफ और कौन बच जाएगा अभी? ए बच गया, तो ए को नीचे रख दो। सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है? तो ए मिल गया। ये सही जवाब है। भाई इसको गिनती लिखना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो गड़बड़ा जा रहा था, मामला सही से बन नहीं पा रहा था। तो अपना आप सही हो गया, सब ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्चित बिंदु ए से शुरू करके पूर्व की ओर 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, 6 किलोमीटर पूर्व में हो गया। फिर वह बाएँ मुड़ता है, 24 ड्राइव करता है, 24 ड्राइव करता है, तो ये बाएँ मोड़ दो, ये 24 हो गया, ठीक। फिर वह दाएँ मुड़ता है, 8 ड्राइव करता है, दाएँ मुड़ करके 8 ड्राइव कर लिया, लो हो गया। फिर वह दाएँ मुड़ता है, 12 ड्राइव करता है, लो 12 यहाँ पे आ गया, 12 नीचे हो गया, 24 से आधे पे आएगा ना, ड्राइव करता है। अंततः वह दाएँ मुड़ता है और 14 ड्राइव करता है, तो 14 ऐसे जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? 8, 6, 14 होता है, 14 इधर गया तो 14 वापस आ गया, एकदम इसकी सीध में आ जाएगा। अ बी पे रुक जाता है। बी से ए तक पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में ड्राइव करना होगा और कितनी दूरी? नीचे की ओर ड्राइव करना होगा, जिसे दक्षिण कहा जाएगा। दक्षिण यहाँ देखो 2 विकल्प में दिखाई दे रहा है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 ऊपर गया था, 12 नीचे आया था, तो 12 किलोमीटर बच जाता है, तो 12 सही जवाब हो जाएगा, 16 नहीं हो जाएगा। समझ में आया बात? विकल्प के हिसाब से देख के मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और अपन उत्तर ये ग्रीन वाला देखना ज़रूरी नहीं है, अपन कैलकुलेट करेंगे, सही से समझेंगे, ठीक? चीज़ों को समझेंगे कि जैसे एग्ज़ाम में आता है वैसे इनको कैसे इसे करना होगा, समझना होगा, ठीक? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न ये है कि ये जो दिखाई दे रहा है, सॉरी, इसमें दी गई श्रृंखला में अगला वाला क्या होगा, इसमें क्या होगा, बस वही देखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखो 52, 46, 52 में 46 मतलब 6 घट गया, फिर 6 घट गया, फिर 6 घट गया, 6 ही घट रहा है, फिर से 6 घट जाएगा तो 28 बच जाएगा। चलो 30-30 वाले तो है, ये तो गलत हो गए, किसी काम का नहीं हो गया। अब 28-28 वाले 2 सही हैं। अगर हम यहाँ पे देखो टी, यहाँ पे एम और एन में भी डिसाइड कर सकते हैं, वी और यू में भी डिसाइड कर सकते हैं। तो हम पहले देख लेते हैं, टी से देख लेते हैं। टी से ए हो रहा है, टी होता है 20 पे और ए होता है 1 पे। ये इसमें 6 जुड़ा होगा, 26 पहुँचे होंगे, फिर 1 और, यानी 7 जुड़ा है। अच्छा 1 ये 8 हो रहा है, इसमें भी 7 जुड़ा है। अब 8 और 7, 8, 7, 15, इसमें भी 7 जुड़ा है। तो फिर यहाँ पे भी 7 जुड़ना चाहिए। 7, 5, 12 यानी 22 हो जाएगा। 22 मतलब कौन होता है? वी होता है, 22 पे वी होता है।
तो ये वाला पहला वाला विकल्प अपना सही जवाब हो गया। मतलब हर सारी चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है, विकल्प जितना दिया है कि उस हिसाब से अगर ध्यान से देखा जाए तो कम चीज़ें निकालने के बाद भी उत्तर मिल सकता है, ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए लाइन ग्राफ में 5 महीनों में भर्ती किए गए रोगियों की संख्या दिखाई दे रहा है। जैसे ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यहाँ पे देखो 40, 30, 20, 15, 25 दिखाई दे रहा है, सब सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न क्या है कि 5 महीनों में भर्ती किए गए रोगियों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या का जब पूछ रहे हैं तो सभी को जोड़ लेना है, बस सिंपल बात है यही है। तो भाई थोड़ा ज़ूम करके गिनतियों को देखते हैं फिर जोड़ते हैं। देखिए 40, 30 और 20 है, ये तो बड़े आसानी से जुड़ जाएँगे। ये 30, 20, 50 होता है, 50 और 40, 90 हो गया, इतना तो 90 हो गया। और यहाँ पे देखिए 25 5 3 10 40, 40 यहाँ पे 40 हो गया, यानी 130 हो रहा है, ठीक? 130 अपना सही जवाब हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे विकल्प में 130 हमको दिखाई दे रहा है। तो बहुत सिंपल है ना यार, ठीक। आखिरी वाला प्रश्न देखेंगे, ये आपका आईपीएल से रिलेटेड है, कह रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2022 वाला कि सबसे महँगा खिलाड़ी कौन था? अब अगर जो क्रिकेट के चहीते हैं वो लोग कमेंट करके बताएँ और जो नहीं देखते हैं वो इग्नोर करें, क्योंकि यार ये तो आईपीएल 2022 वाला है, बीत चुका है। अभी आगे वाला देख सको तो देखो, नहीं देख सको तो छोड़ दो यार। अपन भी नहीं जानते हैं कि कौन सबसे महँगा खिलाड़ी है। आपको कमेंट करके बताना है, अगर बता सको तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।